प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल के मुख्य बिंदु, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, फिर हमने वहां पढ़ा था परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या कि परमाणु क्रमांक क्या होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। फिर उनसे हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाली थी कि द्रव्यमान संख्या से हम क्या निकाल लें, द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक को घटा दो, क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। आज हम पढ़ेंगे कि समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है और विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होती है। सबसे पहले मैं समस्थानिक को लेके चल रहा हूं। किसको लेके चल रहा हूं? समस्थानिक। वैसे छोटी कक्षाओं में आ चुका है समस्थानिक क्या होता है। देखो समस्थानिक हम किसको कहेंगे कि ऐसे एक, देखो समस्थानिक होते हैं एक तत्व के, ये ध्यान रखना कि एक तत्व के ऐसे परमाणु, समस्थानिक हम किसको कहेंगे कि एक तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, परमाणु क्रमांक तो समान हो, क्या हो, परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, कि उनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, समस्थानिक। किंतु एक तत्व के परमाणु होने चाहिए। तो परिभाषा क्या होगी कि एक तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते। ठीक है, यह परिभाषा हो। अब उदाहरण देखते हैं कैसे परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या कैसे भिन्न भिन्न है। आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक लिखा जाता है नीचे और द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है ऊपर, चाहे इस साइड में लिखो चाहे इस साइड में, वो तो अपनी मर्जी। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये 3 समस्थानिक हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक तीनों का एक एक है किंतु द्रव्यमान संख्या 1 2 3 हो गई, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। उसी तरह से कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 13 और 14, यानी द्रव्यमान संख्या 12 13 और 14 है किंतु परमाणु क्रमांक 6 है। यहां भी देख लो आर्गन के 3 समस्थानिक होते हैं, आर्गन 38 आर्गन 39 और आर्गन 40। कितने? आर्गन 38 आर्गन 39 और आर्गन 40, किंतु परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। उसी तरह से नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, परमाणु क्रमांक समान। क्लोरीन के 2 समस्थानिक, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, परमाणु क्रमांक कितना, 7, यानी अपना क्या चीज क्लियर होगी, परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। अब समबारिक देखो, समबारिक जस्ट इससे उल्टा होता है कि परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान। ये भिन्न भिन्न तत्वों के होंगे, एक तत्व के नहीं होंगे। जैसे देख लो कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समभारिक। जैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन भी 14, कार्बन 14 है और नाइट्रोजन भी 14 है, दोनों की द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है, किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, इसके 6 हैं और इसके कितने हैं, 7। ठीक, अब आर्गन को ले लो, आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40, यहां भी पोटेशियम की 40, कैल्शियम की कितनी, 40, द्रव्यमान संख्या तीनों की समान है किंतु परमाणु क्रमांक आर्गन के 18, पोटेशियम के 19 और कैल्शियम के 20। समबारिक किसको कहेंगे, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, द्रव्यमान संख्या समान, क्या कहलाते हैं, समबारिक। ये उदाहरण हो गया। सम न्यूट्रॉनिक जैसा नाम से स्पष्ट है। देखो कई बार इसकी परिभाषा ऐसे लिख देते हैं कि वे स्पीशीज जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इतना भी चलता है, किंतु ध्यान रखना कि जो सम न्यूट्रॉनिक जो स्पीशीज होती हैं उनमें द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक हमेशा भिन्न भिन्न मिलते हैं, ज्यादातर स्पीशीजों में। तो परिभाषा ऐसे दे देते हैं कि वे स्पीशीज जिनके परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। इतना भी लिख सकते हो कि वे स्पीशीज, स्पीशीज क्या होता है, कोई समूह, परमाणु या आयन को बोलते हैं, कि वे स्पीशीज
जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन 14 और इसके परमाणु क्रमांक कितने 6। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। इसकी निकालें, कार्बन 14, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16, इसके 8, इसके 7, इसके 6। 14 माइनस 6 कितने हुए 8, 15 माइनस 7 कितने हुए 8, 16 माइनस 8 कितने हुए 8। तीनों स्पीशीज में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। उसी तरह से इसमें ले लो, सिलिकॉन लिया 30, जो फास्फोरस 31 और सल्फर 32, इसके 16, इसके 15 और इसके 14। 30 माइनस 14 कितने हुए 16, 31 माइनस 15 कितने हुए 16, 32 माइनस 16 कितने हुए 16। न्यूट्रॉनों की संख्या तीनों स्पीशीज में क्या है? समान। तो 3 चीज पूरी हो गई, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक नाम से स्पष्ट है कि वे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। देखो, सम इलेक्ट्रॉनिक 2 श्रेणियां दी गई हैं। दोनों श्रेणियों में आपको बताता हूं कि नाइट्रोजन होता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु क्रमांक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 हैं। 3 माइनस यानी 3 और आगे कितने हो गए? 10 हो गए। उसी तरह से ऑक्सीजन का 8 होता है। 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में क्योंकि उदासीन है। कितने और आगे? 2 और आगे कितने हो गए? 10। उसी तरह से F में कितने होते हैं? 9 होते हैं। 1 और आ गया कितने हो गए? 10। उसी तरह से नियोन में होते ही 10 हैं। फिर अपना क्या है? Na में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। एक निकल गया, 11 माइनस 1 कितना हुआ? 10। अब Mg को ले लो, Mg में कितने होते हैं? Mg में होते हैं 12, तो 12 माइनस 2 कितने हुए? 10। उसी तरह से एल्युमिनियम में 13, तो 13 माइनस 3 कितने हुए? 10। यानी सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10। तो इसे हम क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। ठीक उसी प्रकार इसमें देख लो कि फास्फोरस का कितना होता है? 15 प्लस 3 कितने हुए? 18। सल्फर का 16 होता है, 16 प्लस 2 माइनस जो होता है वो जुड़ता है, तो 16 और 2 18। Cl का कितना होता है? 17 और 1 कितना हो गया? 18। आर्गन का 18 होता है। पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 19। एक निकल गया, 19 माइनस 1 18। कैल्शियम में कितने होते हैं? 20 माइनस 2 18। इसके डीएम में होते हैं 21 माइनस 3 कितने हो गए? 18। यानी इन सभी में 18 हैं और इन सभी में कितने हैं? 10। ये अपना क्या हुआ? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो 4 परिभाषाएं अपनी पूरी हुई, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब एक लास्ट परिभाषा बची है अपनी, विद्युत चुंबकीय विकिरण। देखो, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है? क्लार्क मैक्सवेल नाम का एक वैज्ञानिक आया था। कौन आया था? क्लार्क मैक्सवेल। देखो, क्लार्क मैक्सवेल का नाम पीछे भी आया था। क्लार्क मैक्सवेल ने क्या कहा था? क्लार्क मैक्सवेल ने कहा था कि किसी आवेशित कण को त्वरित किया जाता है, यानी उसके वेग में जब हम परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं? उसके वेग में जब हम परिवर्तन करते हैं तो वो क्या होता है? उसकी एनर्जी में लॉस होता है, और एनर्जी में लॉस होता है तो धीरे धीरे उसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती जाती है? घटती जाती है। उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन आवेशित है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिससे ऊर्जा में कमी आएगी, धीरे धीरे ऊर्जा कम होती जाएगी और वो नाभिक में गिर जाएगा। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत अलग लागू होता है, बाकी त्वरित कणों पर ये आवेश से लागू होता है। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है? इन्होंने कहा कि जब किसी त्वरित आवेशित कण, कोई आवेशित कण है, उसको त्वरित किया जाता है, विद्युत आवेशित कण को त्वरित किया जाता है, तो एकांतर क्रम में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। ऊपर वाला विद्युत मान लो, नीचे वाला चुंबकीय। कि
जब विद्युत आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो एकांतर क्रम में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जो तरंग रूप में गतिशील होते हैं। देखो इस तरह से तरंगें चलती हैं, किस रूप में गतिशील होते हैं? तरंग रूप में गतिशील होते हैं। इन्हीं तरंगों को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय। क्लार्क मैक्सवेल ने बताया कि इनकी प्रकृति हमेशा तरंगीय होती है। इस आधार पर उन्होंने तरंग सिद्धांत दिया। क्या दिया? तरंग सिद्धांत। और तरंग सिद्धांत कहता है कि तरंगों में क्या गुण होना चाहिए कि तरंग जहां भी जा रही है, यानी तरंग का संचरण हो रहा है कहीं, तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तरंग संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगें उत्पन्न किससे होती हैं? कि जब आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तब ये उत्पन्न होती है। निर्वात में इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। जब ये चलती, मान लो इनके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और जिस दिशा में ये चल रही है उस दिशा के भी क्या होते हैं? लंबवत होते। तरंगों में क्या गुण पाए जाते हैं? पहला गुण यह तरंगों का कि तरंगें जो होती हैं यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण, इन तरंगों का जिक्र कौन सा कर रहा है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। कहते हैं किसे विद्युत चुंबकीय विकिरण? कि जब विद्युत आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो एकांतर क्रम में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। एकांतर क्रम में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ये तरंग रूप में संचरित होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में बताया कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग प्रकृति। इस आधार पर उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तरंग सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि तरंगों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? पहला गुण ये पाया जाता है कि जो ये तरंगे यानी जो ये विकिरणें हैं ये किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? त्वरित आवेशित कण से उत्पन्न होती हैं। दूसरा इन्होंने ये बताया कि इनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में इनका वेग प्रकाश के वेग के क्या होता है? बराबर होता है। इनके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और साथ ही तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं? लंबवत। आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अतः आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।